देखिए, बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक़्त ने सिखाया हो। देखिए, आपका बुरा वक़्त तो ज़रूर चल रहा है, लेकिन आप जो है आगे चलते-चलते इतने मजबूत हो जाएँगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो आप जो है बिल्कुल संघर्ष करते रहिए। और आज का जो 29 सितंबर का करंट अफेयर है, देखिए इसमें जो है हम टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो है सुएला ब्रेवरमैन को सम्मानित किया गया है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से। देखिए, जो आपकी सुएला ब्रेवरमैन है ये है कौन, और इनके बारे में पूरी डिटेल हम जान लेते हैं। देखिए, ये ब्रिटेन की एक भारतीय मूल की महिला है कौन, सुएला ब्रेवरमैन। और ये वर्तमान में एक गृह सचिव के रूप में काम कर रही हैं, कहाँ पे, ब्रिटेन में। और देखिए, इनको अभी हाल ही में लंदन में एक समारोह में पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। और देखिए, जो आपका ये पुरस्कार है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये पुरस्कार वर्ष 2000 में दक्षिण एशियाई लोगों को यूके में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। और जो भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला है सुएला ब्रेवरमैन, ये एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर हैं जो कि 6 सितंबर 2022 से ब्रिटेन के गृह सचिव के रूप में काम कर रही हैं। तो सुएला ब्रेवरमैन के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इनको हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल हम 28 सितंबर को मनाते हैं विश्व रेबीज दिवस। और देखिए, 28 सितंबर को ये दिवस इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो रेबीज वैक्सीन के आविष्कारक थे लुईस पास्चर, इनका जो है निधन इसी दिन हुआ था। इसलिए जो है इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 28 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व रेबीज दिवस। देखिए, जो आपकी रेबीज वैक्सीन के आविष्कारक थे लुई पास्चर। तो लुई पास्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो है 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के डोले में हुआ था। और इनका निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था, फ्रांस में ही। देखिए, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि आपके लुईस पास्चर जो है ये किस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, यानी कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और इनका जन्म 27 दिसंबर 1822 को हुआ था। इन्होंने जो है जो आपका रेबीज है, ठीक है, तो रेबीज की वैक्सीन की खोज की थी। तो इसलिए इनके सम्मान में इनका जब निधन हुआ था 28 सितंबर को, तो इसी दिन जो है इसलिए 28 सितंबर को ही हम विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं पूरी दुनिया में। और देखिए, विश्व रेबीज दिवस 2022 का थीम है रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ, नोट कर लीजिएगा। और अगला है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव जिसका नाम है बथुकम्मा उत्सव, इसका जो आयोजन है ये किस शहर में किया। तो देखिए, बथुकम्मा उत्सव का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया है। देखिए, भारत की जो संस्कृति मंत्रालय है इसने बिहारी में कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और नई दिल्ली में बथुकम्मा उत्सव का जो है आयोजन किया था। और देखिए, इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल थे। और देखिए, जो आपका बथुकम्मा महोत्सव है ये तेलंगाना का एक वार्षिक उत्सव है जो कि 9 दिनों तक चलता है। और नवरात्रि के त्यौहार के साथ ही ये मनाया जाता है। और इस साल जो आपका ये बथुकम्मा उत्सव है ये 25 सितंबर से शुरू हुआ है और ये 3 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, इसको याद रखिएगा। और सबसे खास बात कि ये तेलंगाना का एक वार्षिक उत्सव है, पूरे तेलंगाना में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और एक खास बात और है, जो आपका बथुकम्मा महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, ठीक है। अगला है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसने बिहारी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है। और देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस और अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप ICAO कहते हैं शॉर्ट में, तो इसके बीच में समझौता हुआ है। और इस समझौते
मतलब ये जो समझौता है ये मॉन्ट्रियल में आयोजित ICAO के यानी कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके 42वें सत्र के अलग किया गया है। और देखिए इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत के नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, फ्रांस के यातायात मंत्री मिशियो क्लेमेंट ब्यून और ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन परिषद के अध्यक्ष जो हैं जिनका नाम है सल्वोटोर शासी तानो की उपस्थिति में किया गया। देखिए खास बतौर है, देखिए भारत ने 2022 तक 175 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने तथा 2030 तक उत्सर्जन गहनता में 33 से 35% तक की कटौती करने का लक्ष्य रखा है। और पांचवा प्रश्न आज का कि हाल ही में भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन जिसका नाम है AVGAS 100LL इसका स्वदेशी उत्पादन शुरू किया। तो देखिए विमानों यानी कि जो आपके जहाज होते हैं, ठीक है, इसको आप प्लेन कहते हैं, एरोप्लेन, तो उसमें यूज होने वाला एक ईंधन है AVGAS 100LL। तो इसका स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। देखिए ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़े कदम में भारत सरकार के द्वारा संचालित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अभी हाल ही में इस ईंधन जिसका नाम है AVGAS 100LL इसका स्वदेशी उत्पादन भारत में ही शुरू कर दिया है, जो कि पिस्टन इंजनों वाले विमानों और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन है। और देखिए इसका जो स्वदेशी उत्पादन है इंडियन ऑयल की जो गुजरात रिफाइनरी है वहाँ पर किया गया है। देखिए कंपनी का नाम तो याद रखिएगा, लेकिन इस कंपनी की पूरे भारत में बहुत सारी रिफाइनरी हैं। तो जो आपका ये विमानन ईंधन AVGAS 100LL है, तो इसका जो उत्पादन है ये कहाँ पे किया जा रहा है, जो गुजरात में स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है वहाँ पर, ठीक है। देखिए वर्तमान में जो आपका AVGAS 100LL ईंधन है इसका पूरी तरीके से आयात किया जाता है, लेकिन अब जो है इसकी निर्भरता थोड़ी बहुत कम होगी क्योंकि इसका प्रोडक्शन भारत में शुरू होने जा रहा है गुजरात की इंडियन ऑयल रिफाइनरी में। अगला है कि वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये आशा पारेख को मिलेगा। आशा पारेख एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिनकी देखिए दोनों फोटो मैंने लगा रखी है, ये इनकी जवानी की फोटो है और ये वर्तमान फोटो। देखिए भारत का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है इसने ये घोषणा की है कि वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया जाएगा। देखिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 30 सितंबर को प्रदान किए जाएंगे और इसकी जो अध्यक्षता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और एक खास बात दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये जो है ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। याद रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है और ये पुरस्कार सर्वप्रथम 1969 में देविका रानी को दिया गया था। देखिए यूपीएससी से लगाए एक तरीके से चपरासियों के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी ये पूछा गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया था, और जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किसको दिया गया था, ये रेलवे में बहुत पूछा गया है। तो देविका रानी जो है ये पहली विनर हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, और सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार वितरित किया गया था 1969 में। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए। तो देखिए हाल ही में जो ओडिशा राज्य है भारत का, ओडिशा में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए। देखिए भारत का जो ओडिशा राज्य है ये आदिवासी समुदायों पर उनकी सदियों पुरानी और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक ज्ञानकोश के 5 संस्करण को जारी किया है इसने। और आपको बता दूं कि ऐसा करने वाला ओडिशा भारत का पहला राज्य है। देखिए इस ज्ञानकोश यानी कि डिक्शनरी में जो है कुल 3800 पन्ने हैं जिसमें 62 जनजाति संप्रदाय के बारे में बताया गया है, जिसमें 418 अनुसंधान संदर्भ प्रकाशित किया गया है। देखिए उड़ीसा राज्य की अगर बात करें तो उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी और कैपिटल है यहाँ की भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और आठवां की 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में कमी का नया लक्ष्य कितना है। तो देखिए 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में कमी का जो नया लक्ष्य है ये 40% का है। और देखिए खास बतौर 2024 तक इस लक्ष्य को जो है 20 से 30% तक रखा गया है, यानी कि
मतलब जो भारत का केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, इसने कहा है कि हमारा जो लक्ष्य होगा 2024 तक शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में कमी का, ये 2024 तक होगा 20 से 30% का, लेकिन 2026 तक होगा ये 40% की कमी का। देखिए 20 शहरों ने अभी हाल ही में वार्षिक औसतन PM10 सघनता यानी कि 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वायुमेट्रिक है, तो उनकी राष्ट्रीय मानकों को पूरा किया है और NCAP के तहत शहर विशेष की कार्य योजना तैयार की है। और 9 प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा आई इन्वेंटिव क्या है। तो देखिए आई इन्वेंटिव जो है ये एक अनुसंधान और विकास मेला है जो कि IITs के द्वारा अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है और इस साल क्रम से 23वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा आई इन्वेंटिव मेला जो है आयोजित किया गया। देखिए इस आयोजन का उद्देश्य है संस्थान में यानी कि IITs में किए जा रहे अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के बारे में समग्र जागरूकता पैदा करना। तो आई इन्वेंटिव क्या है, ये एक अनुसंधान और विकास मेला है जो कि IITs के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इस साल क्रम से 23वां आई इन्वेंटिव जो है इवेंट आयोजित किया गया। अगला है कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक यानी कि नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल किस देश से संबंधित है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक है यानी कि नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अटॉर्नी जनरल ने हाल ही में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक यानी कि नेशनल एंटी करप्शन कमीशन पेश किया और आपको बता दूं राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र में गंभीर या फिर प्रणालीगत भ्रष्टाचार की जांच और रिपोर्ट करने के लिए एक निकाय है जो कि ऑस्ट्रेलिया में गठित किया गया है वहाँ के अटॉर्नी जनरल के द्वारा। तो ध्यान सुनिए कि नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में लाया गया है। तो ये थे आपके आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है, बताइए। देखिए पुराने प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, पुराने वीडियो को देखिए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में खबरों में रहा मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है, बताइए। और तीसरा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडी के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया, बताइए। और पांचवा कि भारत ने T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीत के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की बन गए हैं। और दूसरा था कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो देखिए ये क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी। और तीसरा था कि हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। तो देखिए ये उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है। तो देखिए देश आपका चाइना है। और पांचवा था कि भारत ने T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीत के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है। तो देखिए देश आपका पाकिस्तान है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।